देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री में पहला ऐसा कौन सा स्टेट था जहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए यहाँ पे आप पंचायती राज से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे म्युनिसिपल यानी कि नगर निगम की बात कर रहा है, ना कि पंचायती राज के बारे में। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बम्बई और ऑप्शन सी है दिल्ली। तो आपको बता दें कि हमारे देश में पहला वो कौन सा स्टेट था जहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा मद्रास था, तो मद्रास के अंदर सबसे पहले क्या है, तो जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था वो स्थापित किया गया था। तो देखिए 1688 में क्या था, मद्रास के अंदर पहला वो मतलब जगह था जहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास तीन स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये जरूर देखें कि क्वेश्चंस में इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चंस पहले ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1992 में, इसका जो मेन पर्पस था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का किसको प्रमोट करने का था। यानी कि आपको ये बताना है जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हमारी कंट्री में लाया गया था, उसका मेन उद्देश्य या मेन लक्ष्य क्या था। आपके यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कहता है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यानी कि जिला योजना समिति का गठन करना। दूसरा था स्टेट इलेक्शंस कमीशंस टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शंस, यानी कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो सभी चुनाव यानी कि सभी पंचायत का चुनाव कराएगा। और तीसरा कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना। तो अब आपको बताना है कि मेन जो उद्देश्य था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का लाना, वो इन तीन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा था। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर एक चीज और याद रखिएगा फ्रेंड्स, यदि आप में से किसी ने भी 2022 में या 2023 में किसी ने भी अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का प्रीलिम्स एग्जाम दिया हो, तो वहां पे आपको याद होगा कि इस तरीके का स्टेट ऑप्शंस को चेंज करके यहाँ पे कर दिया था पेयर। तो आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो कि ऑप्शन ए है ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली टू पेयर, ओनली टू पेयर। ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल पेयर्स और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, यानी कि इसमें से कोई सा भी पेयर करेक्ट नहीं है। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हो और इसके अकॉर्डिंग भी आंसर आप बता सकते हो। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप दोनों के अकॉर्डिंग आंसर देख लें। अगर एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में इस मेथड में आता है तो आप एलिमिनेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं आता है एलिमिनेट मेथड के अकॉर्डिंग ऑप्शन, तो आप पेयर के अकॉर्डिंग भी अगर आप कर लोगे तो आपकी हैबिट बनी रहेगी, तो वहां पे एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा ना आपको, वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। देखिए एलिमिनेट मेथड के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेकिन अब पेयर के अकॉर्डिंग अगर बात करो तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑल पेयर्स आर करेक्ट है। अब देखिए कैसे, अगर हम बात करते हैं जो 972 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका मेन पर्पस क्या था। पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लानिंग कमेटी है उसका गठन करना। दूसरा था कि स्टेट लेवल पे, यानी कि जो स्टेट का जो इलेक्शंस कमीशन है, जितनी भी जो लोकल लेवल की जो इलेक्शन से पंचायती राज हो गया तो उसको इलेक्शंस को कंडक्ट कराना और इस्टेब्लिश करना स्टेट फाइनेंस कमीशन। एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड, एक पंचायती राज को छोड़ करके जितने भी जो इलेक्शंस होते हैं वो सेंट्रल लेवल का फाइनेंस यानी कि इलेक्शंस कमीशन इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। चाहे प्रेसिडेंट की बात कर लीजिए, लोकसभा की बात कर लीजिए, राज्यसभा की बात कर लीजिए, स्टेट लेजिस्लेटिव की बात कर लीजिए, जितने भी जो इलेक्शंस है वो स्टेट लेवल के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। बट जितने भी जो हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो उसका इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाता है स्टेट इलेक्शंस कमीशन के द्वारा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था पंचायती राज सिस्टम में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है देखिए कि
पंचायती एक्सटेंशंस ऑफ शेड्यूल एरिया जो एक्ट है 1996 का, इसके अंदर जो भी एरियाज कवर होते हैं तो उसमें यानी कि ग्राम सभा का क्या रोल या हमें पावर देखने को मिलता है, आपको इन 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है। आपको बताना है इनमें इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट की जगह पे आप ये भी कर सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पेयर्स है। यहाँ पे भी आप हम ऑप्शन उसी पैटर्न से लिख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है ओनली 1 पेयर, ऑप्शन बी कहता है ओनली 2 पेयर्स, ऑप्शन सी कहता है ऑल पेयर्स, और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग आंसर लगा लीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है कि ग्राम सभा के पास हमें पावर देखने को मिलता है प्रिवेंट जो भी एलिगेशंस है ऑफ लैंड, यानी कि लैंड जो भी एलिगेशंस देखने को मिलता है लैंड के लिए शेड्यूल एरियाज में। अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए ग्राम सभा के पास हमें यह अधिकार पावर देखने को मिलता है कि अनुसूचित क्षेत्र में जितनी भी जो भूमि में हस्तांतरण किए जा रहे हैं उसको रोकने की शक्ति हमें ग्राम सभा में देखने को मिलती है, ग्राम सभा के पास देखने को मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ग्राम सभा हैज़ द ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि लघु वन उपज का जो स्वामित्व है ग्राम सभा के पास देखने को मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है रिकमेंडेशंस ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्ट, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल्स इन द शेड्यूल एरियाज। मतलब यह क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी खनिज के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए क्या ग्राम सभा की सिफारिश की आवश्यकता होगी। ये तीसरा स्टेटमेंट कहता है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कितने पेयर्स इसके करेक्ट है। ऑप्शन ए कहता है ओनली 1, ऑप्शन बी कहता है 1 and 2, ऑप्शन सी कहता है 2 and 3 और ऑप्शन डी कहता है 1, 2 and 3। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है बट तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सॉरी, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसके हिसाब से भी हो जाएगा आपका ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। अब देखिए कैसे, अगर हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ जो ग्राम सभा ये जो पंचायती राज है एट द एप्रोप्रिएट लेवल shall be mandatory for grant for prospecting license or mining lease for minerals not for any minerals, यानी कि जो भी निर्धारित क्षेत्र है उसमें जो गौण खनिज है या किसी भी खनिज के लिए नहीं, यानी कि खनिज के लिए नहीं, पूर्वेक्षण लाइसेंस या बात करते हैं के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टन देने के लिए उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत की सिफारिश अनिवार्य होगी। इसलिए जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगर हम करेक्ट पेयर की बात करते हैं तो ओनली 2 ही पेयर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि जो भी हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं या जो हम अदर ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की बात करते हैं या जिसे हम बात करते हैं अन्य पारंपरिक वन निवासी जो फॉरेस्ट में अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, यानी कि वन में अपने जीवन को जीते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, यानी कि वन अधिकारों की जो मान्यता है अधिनियम 2006 के तहत क्या व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का प्राधिकारी इन चारों में से कौन होगा। ऑप्शन ए है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, ऑप्शन सी है तहसीलदार, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर या मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, और ऑप्शन डी है ग्राम सभा। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ग्राम सभा, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स एंड जो अदर ट्राइबल फॉरेस्ट निवासी हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, तो इस कम्युनिटी का जो हमें प्राधिकारी देखने को मिलेगा, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो इसमें पद अधिकारी देखने को मिलेगा तो कौन मिलेगा, ग्राम सभा। कौन देखने को मिलेगा, ग्राम सभा। और ये सवाल 2013 में पूछा गया था। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट प्रोवाइड्स यानी कि ट्रांसपरेट 3 स्टेप प्रोड्यूस फॉर डिसाइडिंग
ऑन हु गेट्स राइट, यानी कि वन निवासी अधिनियम की धारा सेक्शन सी ये कहती है कि निर्णय लेने के लिए एक जो पारदर्शी 3 स्टेप की प्रक्रिया के द्वारा क्या है, इसे प्रोवाइड कराया जाएगा कि इसके अधिकार, यानी कि इसका अधिकार, यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रक्रिया प्रदान की जाएगी कि किसे अधिकार मिले। अब देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं ग्राम सभा की का एक यानी कि ग्राम सभा की एक सिफारिश करती है, यानी कि कौन कितने समय से भूमि पर खेती कर रहा है या कौन सी लघु वन उपज एकत्रित की जाती है, या ग्राम सभा या भूमि ग्राम सभा या भूमि ग्राम सभा का यह भी भूमिका रहता है कि एक सार्वजनिक निकाय या जहां लोग भाग लेते हैं, और यानी कि जहां लोग क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए पूरी तरीके से क्या है इसे लोकतांत्रिक और ट्रांसपेरेंट यानी कि डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। इसीलिए ग्राम सभा की जो सिफारिश है या हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस माने जाए, तो उसके लिए स्क्रीनिंग करने के लिए यानी कि दिखाने के लिए स्क्रीनिंग जो कमिटीज है उसके लिए हमें क्या है जो इसको क्या है 2 चरणों से होकर गुजरती है, एक है हमारा तालुका और दूसरा है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल से होकर के गुजरती है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2013 में पूछा गया था। ये बताना था कि आपको इसमें कि सरकार ने 1996 में जो हमारा ट्राइबल शेड्यूल जो एरिया है उसके लिए जो एक पीसा एक्ट लाया था, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको वो ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि इसका जो आइडेंटिफाइड है यानी कि जो इसका ऑब्जेक्टिव है इन चारों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। यानी कि इन शॉर्ट आप ये समझिए कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो पीसा एक्ट लाया गया था 1996 में, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पीसा का ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि उसका उद्देश्य नहीं है। तो पहला कहता है टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि स्वशासन प्रदान करना। देखिए सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है खुद का शासन, या हम बात करते हैं स्वशासन का ही मतलब होता है खुद का शासन। ऑप्शन बी है टू रीऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल राइट, यानी कि जो भी पारंपरिक अधिकार है उसको मान्यता देना। ऑप्शन सी है टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरिया, यानी कि आदिवासी क्षेत्र में स्वायत्तता क्षेत्र बनाए रखना। और ऑप्शन डी कहता है टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आदिवासी लोगों का शोषण से मुक्त करना। अब आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है पीसा एक्ट का। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी। अब देखिए ऑप्शन सी क्या कहता है। ऑप्शन सी में कहा गया था टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरिया, यानी कि आदिवासी क्षेत्र में स्वायत्तता क्षेत्र बनाए रखना। अब देखिए इसमें अगर हम अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम यानी कि जो हमारा पंचायती एक्सटेंशंस टू द शेड्यूल एरिया जो हमारा पीसा एक्ट है जो कि 1996 में था, तो उसके कुछ राइट्स थे ट्राइबल के अंदर हमारी कंट्री के। पहला क्या कहता है कि देखिए पंचायत पर जो विधान प्रथागत कानून सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और जो सामुदायिक संसाधन है कि पारंपरिक संबंध प्रथाओं के लिए क्या है अनुरूप होगा। दूसरा क्या रखा है कि जो भी बस्ती है या जो बस्तियों का जो समूह है या हम बस्तियों का एक समूह जिसमें एक समुदाय ही शामिल है, या अगर बात करते हैं परंपराओं जो भी उनकी जो परंपराएं या जो रीति रिवाज है कि उनके अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करता है इससे, और ये क्या होगा ये एक अलग ग्राम सभा होगा। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की ये परंपरा और जो रीति रिवाज है उनकी संस्कृति उनका पहचान उनके सामुदायिक संसाधन और जो भी विवाद समाधान है के पारंपरिक तरीके से सुरक्षा और संरक्षण करेगी। तो ये इसका क्या था मेन ऑब्जेक्टिव है किसके पीसा एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि पंचायती राज के द्वारा जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है यानी कि जो मूल उद्देश्य है इन चारों में से कौन सा मूल उद्देश्य आपको देखने को मिलता है। तो इसमें भी आप कर सकते हो। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ओनली वन पेयर करेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली टू पेयर्स करेक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट। और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट। ऑल
पेयर्स आर ऑल पेयर्स आर करेक्ट। तो आप बताना है कि इन चारों में से मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पंचायती राज का। और पहला स्टेटमेंट कहता है पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, यानी कि विकास में जनता की भागीदारी। दूसरा कहता है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक जवाबदेही। तीसरा है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और चौथा है फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, यानी कि वित्तीय गतिशीलता। तो आपको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग कि कौन सा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है पंचायती राज का। तो देखिए, अगर आपको बस ये पता है कि हमारा दूसरा जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है वो जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो सीधा सीधी आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये था एलिमिनेट मेथड से। मान लीजिए कि अगर आपको पेयर मेथड से करने को कहा जाता तो आपका आंसर निकल के आता ऑप्शन बी, क्योंकि सिर्फ हमारा 2 ही पेयर करेक्ट है। अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल मोबिलाइजेशंस देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, जो फाइनेंशियल जो मोबिलाइजेशंस है वो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव नहीं है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। इसका बस पंचायती राज के पास अगर हम बात करते हैं तो यही पावर देखने को मिलता है कि वो अपने लोकल एरिया से क्या कर सकता है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि जितनी भी जो सरकारी अधिकारियों हैं या राजनेता है या हम सिविल सर्वेंट की बात करते हैं कि समाज के सर्वोच्चतम हित के लिए वो कार्य करने के लिए या परिणाम भुगतने की जिम्मेदारी का दायित्व से है। तो इसीलिए अगर हम पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात कर लें या फाइनेंशियल मोबिलाइजेशंस की बात कर लें तो ये दोनों पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास देखने, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। तो इसीलिए एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पेयर के अकॉर्डिंग अगर बात करो तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है, आपके पास 2 स्टेटमेंट है। अब 2 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि पंचायती राज का यानी कि पंचायती राज में मेंबर बनने के लिए आपके किसी भी व्यक्ति की जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, पहला। दूसरा ये कहा गया है कि पंचायती राज यानी कि अगर पंचायत समय से पहले ही डिसॉल्व हो जाता है तो यानी कि समय से पहले ही डिसॉल्व होने की बात क्या है, पूर्ण गठन पंचायती केवल शेष अवधि के लिए ही किया जाएगा, ये कहता है दूसरा स्टेटमेंट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन है आपके पास ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ, यानी कि हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी है ना तो हमारा पहला ना दूसरा, दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा ना वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। देखिए, इनकरेक्ट में क्या है, बस यहाँ पे 25 की जगह पर अगर 21 लिखा रहता तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। तो यानी कि क्या है कि अगर हम बात करते हैं पंचायती राज का मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए किसी भी पर्सन के लिए, तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21 ईयर होना चाहिए। बस इतनी सी ही एक मिस्टेक थी जिसकी वजह से हमारा ये पूरा ही स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने पंचायती राज के वो क्वेश्चंस डिस्कस किए जो ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में प्रीलिम्स में पूछे गए थे। नेक्स्ट जो वीकेंड होगा उसमें हम पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस डिस्कशन सीरीज चल रहा है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।